अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ खैर आपके अच्छे होंगे और प्रॉफिट के अंदर ट्रेडिंग कर रहे होंगे। अच्छा जी, फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के साथ हाजिर हैं। इस वीक क्या हो रहा है थोड़ी अपडेट आपको दे देते हैं। पिछला वीक हमारी जो एक्यूरेसी थी वो 100% तकरीबन रही है। उसमें 90% भी नहीं कह सकते बल्कि 100% मार्केट ने वही मूव दिया जो हमने लास्ट टाइम प्रेडिक्ट किया था। और अल्लाह का शुक्र है कि बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए प्रॉफिट के। बहुत सारे लोग ग्रुप में भी मैसेज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि संडे को 2 बजे अपलोड होना चाहिए। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं सैटरडे नाइट को रिकॉर्ड करूं अपने एनालिसिस और संडे 2 बजे एनालिसिस की वीडियो अपलोड हो जानी चाहिए। अगर आप चाहते हो कि मंडे नहीं संडे को एनालिसिस अपलोड हो तो उसके लिए कमेंट लाजमी कीजिएगा कि सर काइंडली आप मंडे को नहीं संडे को कर दें ताकि आराम से सब एनालिसिस देखें। ये सजेशन बहुत ज्यादा आ रही है और मैं इसके ऊपर फोकस कर रहा हूँ। कमेंट्स के बाद नेक्स्ट वीक जो है मैं ऐड करूंगा। मैंने कुछ नए पेयर्स ऐड किए लेकिन इस वीक नहीं नेक्स्ट वीक से, क्योंकि इस वीक मैंने देखा है कोई ऐसी चीज नहीं है बताने वाली जो कोई कोई फायदेमंद हो। ठीक है, मैं चाहता हूँ कोई ऐसा सेटअप दूं जैसे गोल्ड का दिया, कोई कोई प्रॉफिट हो आप लोगों को। अच्छा, अगर फंडामेंटल्स की बात की जाए, फंडामेंटल्स किस हद तक कितने एक्यूरेट जा रहे हैं या क्या हो रहा है फंडामेंटल्स के अंदर, तो G20 की मीटिंग है। इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट पड़ेगा लेकिन बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट जो है इम्पैक्ट नहीं है ओवरऑल, लेकिन इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा। मंडे को कोई न्यूज नहीं है, स्लो रहेगी मार्केट, जलालत का शिकार रहेगी। कोई भी फंडामेंटल बड़ी न्यूज नहीं है बल्कि है ही नहीं है। जेपीवाई की M2 मनी स्टॉक ईयरली यानी कि बिल्कुल माइनर सी न्यूज़ है। मंडे वाले दिन तो आपका समझ लें कि स्लो गुजरने वाला है। उसके बाद है ट्यूसडे, इसमें कुछ न्यूज़ हैं और एक ही मेजर इम्पैक्ट न्यूज़ है और वो है क्लाइमेट काउंट चेंज, जो कि एक नेगेटिव न्यूज़ है जीबीपी के लिए, बट बहुत बड़ी कोई इम्पैक्ट वाली न्यूज़ नहीं है, बट इट्स अ नेगेटिव न्यूज़। इसके अलावा यहाँ पे कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है ट्यूसडे को भी जिसके ऊपर डिस्कशन की जाए, जिसको जेर बहस लाया जाए। इसलिए हम वेडनेसडे के ऊपर चलेंगे, शॉर्ट करेंगे जरा थोड़ा सा। वेडनेसडे को जीडीपी की मंथली रिपोर्ट है जो कि नेगेटिव रिपोर्ट है। अब जीडीपी जो है वो लोअर लो ऑलरेडी बना चुका है। अगर आप ट्रेंडिंग में चार्ट उसका देखें जीबीपी का, जीबीपी यूएसडी की मैं बात करूं, तो जीबीपी यूएसडी ऑलरेडी लोअर लो लोअर हाइज की गेम कर रहा है। और जीबीपी की न्यूज की जो मैं एनालिसिस करूं, इसको ध्यान रखिएगा, जीबीपी यूएसडी और जीबीपी जेपीवाई के अंदर ये जो है वो बड़ी काम आएगी। अच्छा, जीबीपी में ये भी न्यूज बीरिश और ये भी न्यूज बीरिश, ये दो का डाटा अगर आता है तो इट्स अ बीरिश, क्योंकि जीडीपी की मंथली रिपोर्ट जो है वो 7 पॉइंट नीचे है। पिछली बार 0.5% पॉजिटिव के अंदर थी, इस बार -0.2% यानी 5 और 2 7 पॉइंट्स नेगेटिव है, जो कि मेजर इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है। अपने आप में जो इम्पैक्ट उन्होंने बताया हुआ है फॉरकास्ट की भी है, वो एक बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है इसके अंदर। अच्छा, उसके बाद इंपॉर्टेंट न्यूज कोर सीपीआई मंथली रिपोर्ट, सीपीआई की मंथली रिपोर्ट डॉलर की मैं बात कर रहा हूँ। सीपीआई की ईयरली रिपोर्ट 5:30 न्यूज है बुध वाले दिन, जिसमें कोर सीपीआई के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं है, विच इज अ न्यूट्रल न्यूज। उसके बाद सीपीआई की मंथली रिपोर्ट है जो कि एक पॉजिटिव की तरफ डॉलर को धकेल सकती है, पॉजिटिविटी, क्योंकि सीपीआई में जो इन्फ्लेशन है उसकी ग्रोथ दिखाई जा रही है, जिसका रिजल्ट ये निकल सकता है कि इन लॉन्ग टर्म में भी ये डॉलर के हक में न जाए, अगेंस्ट चली जाए और गोल्ड सेल चला जाए इस न्यूज के ऊपर। लेकिन लॉन्ग टर्म में इस न्यूज के बाद इंटरेस्ट रेट जो खास करके एफओएमसी मीटिंग्स होंगी उसके अंदर इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का सोचा जा सकता है, तो लॉन्ग टर्म में फायदा दे सकती है। ये डॉलर के लिए मैं पॉजिटिव न्यूज ही कहूंगा और बाय जाने के चांसेस हैं इस न्यूज के अंदर। ईयरली रिपोर्ट भी और मंथली जो रिपोर्ट है वो मेन रिपोर्ट है और अच्छा खासा इम्पैक्ट है इसके ऊपर, ठीक ठाक इम्पैक्ट होना चाहिए क्योंकि जो डाटा है वो काफी ज्यादा इम्पैक्ट वाला डाटा है। इसके बाद सितंबर 14 को एम्प्लॉयमेंट चेंज की और अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डाटा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर का, जिसमें से काफी अच्छी चेंजेस हैं। पॉजिटिव के अंदर एम्प्लॉयमेंट चेंज है लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट रेट को घटता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, कम नहीं हो रहा, जिसका मतलब है कि जो एम्प्लॉयमेंट चेंज में फॉरकास्ट दी जा रही है ये गलत भी हो सकती है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट अगर इतनी ज्यादा बढ़ती है तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट के अंदर भी कमी आनी चाहिए कुछ ना कुछ एक, क्योंकि ये बहुत बड़ी भी ग्रोथ नहीं है लेकिन स्टिल कुछ ना कुछ कमी जरूर दिखानी चाहिए थी। इसलिए न्यूज को मैं न्यूट्रल काउंट करूंगा, मैं इसको ट्रेड करने के लिए काउंट नहीं करूंगा। यूरो की मेन रिफाइनेंसिंग रेट जो है, इंटरेस्ट रेट 4.25% है, इसके अंदर कोई ग्रोथ नहीं है। अगर कोई ग्रोथ नहीं है तो इसका कोई लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं होगा। मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में डेफिनेटली उस वक्त वो बताएंगे, क्योंकि फॉरकॉस्ट ये है कि किसी भी किस्म की कोई भी जो है वो न्यूज नहीं होगी।
फॉर कॉस्ट तो ये है कि किसी भी किस्म की कोई भी इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं होगा, लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर वो फर्दर डिसाइड कर देंगे कि होना भी है या नहीं। फॉर कॉस्ट में तो उन्होंने कह दिया भाई नहीं, 4.25% है तो इसको मेंटेन ही किया जाएगा। अच्छा, अब जब मॉनेटरी पॉलिसी होगी ना, 5 बजे स्टेटमेंट आएगी, जब जो कि जो स्टेट बैंक होता है वो देता है। तो उसमें वो कह सकते हैं कि हम बढ़ा रहे हैं या बढ़ाने को सोच रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट जरूर होगा, लेकिन फॉर कॉस्ट से लग नहीं रहा कि कोई इम्पैक्ट है। लेकिन डेफिनेटली स्टेटमेंट और इन चीजों की वजह से मार्केट में हलचल जरूर रहेगी, क्योंकि मार्केट की मूवमेंट के लिए अच्छा है। फॉर एग्जांपल मार्केट बाय सेल नहीं पीना जाती तो हिलेगी जरूर। उसमें इंट्राडे ट्रेडर्स को, साइडवेज ट्रेडर्स को, लोअर और लोअर हाइस के ट्रेडर्स को, सप्लाई एंड डिमांड के छोटे शॉर्ट टाइम फ्रेम्स के ऊपर जो काम कर रहे हैं ट्रेडर्स को बड़ा फायदा हो सकता है। अच्छा, उसके बाद आगे अगेन यूएसडी की 5:30 पे कोर पीपीआई, कोर रिटेल सेल्स, पीपीआई मंथली और रिटेल सेल्स मंथली, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, मेजर न्यूज़ हैं 5:30। ये हफ्ता पहले 2 दिन बोर और अगले जो 3 दिन हैं वो बड़े अच्छे ही न्यूज़ हैं। न्यूज़ जो है मार्केट में मूवमेंट क्रिएट करती हैं, और टेक्निकल एनालिसिस हमें उन मूवमेंट का एक लॉन्ग टर्म जो है वो कहते हैं। मैं नहीं कहता आप न्यूज़ को ट्रेड करना शुरू करो, न्यूज़ से एक डायरेक्शन लो, टेक्निकल एनालिसिस करो और उसके बाद एक फैसला कायम करो और मार्जिन बचा के, क्योंकि मार्जिन ट्रेडिंग के अंदर मेन चीज मार्जिन बचाना है। मार्जिन बचा के लॉट छोटी रख के उसके अंदर इंटर हो जाओ, और अगर आप लर्निंग कर रहे हो तो ऐसा इन्वेस्टर इंटर हो जाओ कि मैं फॉर द सेक ऑफ लर्निंग मार्केट में ट्रेड ले रहा हूँ, फॉर द सेक ऑफ अर्निंग नहीं ले रहा। अच्छा, कोर पीपीआई की मंथली रिपोर्ट की बात की जाए तो ये एक 0.3 से डाटा कम हो रहा है, विच इज अ नेगेटिव। कोर रिटेल सेल्स की बात की जाए तो ये थोड़ा सा नेगेटिव है। उसके अलावा पीपीआई मंथली रिपोर्ट स्लाइटली पॉजिटिव, मैं इसको पॉजिटिव काउंट ही नहीं करूंगा। रिटेल सेल्स की अगर नीचे मंथली रिपोर्ट की बात करें, ये भी नेगेटिव। तो टोटल है 1, 2, 3, 4, और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स भी अगर ये डाटा आता है, क्योंकि अमूमन अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का वो डाटा जो दिखाया जाता है वो नहीं आता, लेकिन 216 के दिखाया जा रहा है। अगर 220 के भी आया ना, 225 के नहीं 20 के भी आया, तो ये नेगेटिव न्यूज है। तो टोटल इन 5 न्यूज़ के अंदर इन 6 न्यूज़ के अंदर, सॉरी 5 है डॉलर की, 5 के अंदर 4 नेगेटिव डाटा दे। कौन कौन सी? कोर पीपीआई, उसके अलावा कोर रिटेल सेल्स और मंथली रिपोर्ट बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करती है। अगर यहाँ पे ईयरली रिपोर्ट होती तो मैं शायद आपको कह रहा होता कि नहीं भाई इसका इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं होना, लेकिन मंथली रिपोर्ट और इतनी ज्यादा है। ये जो दिन है वो काफी थर्सडे का इंपॉर्टेंट रहेगा डॉलर के ट्रेडर्स के लिए, और इंतहाई अहम मूवमेंट मार्केट के अंदर देखने को मिलती रहेंगी। उसके बाद पीपी पीपीआई, एमएम, रिटेल सेल्स, अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद जनाब यूरो की फिर ईसीबी कॉन्फ्रेंस है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और अब ये जो ईसीबी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, डेफिनेटली इसके भी मार्केट के अंदर हलचल रहेगी। बट डेफिनेटली ये कोई डिसाइडेड न्यूज नहीं होती। मैंने ऐसे ही कहा ना कि जो सेटअप्स हैं इंट्राडे ट्रेडर्स हैं उनके लिए फायदा होगा, क्योंकि इसके अंदर कॉन्फ्रेंस के अंदर एजेंडा तो जरूर वाजिया होता है, अगर हम इसको पढ़ें तो एक तजिया जरूर दिया जा सकता है, लेकिन एक कंफर्म फोरकास्ट या डायरेक्शन अवेलेबल नहीं होती है। लेकिन ये एक इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए खासी अच्छी चीज ये हो जाती है। उसके बाद अगर फ्राइडे को इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात की जाए, ये सीएनवाई की न्यूज, आई होप इसके ऊपर डिस्कशन ना करें। एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स जो कि पॉजिटिव के अंदर थोड़ा सा मूव हुआ है डॉलर के हक में, ये बेहतर है। और उसके बाद प्रीलाइन यूओएम कंज्यूमर सेंटिमेंट्स जो कि स्लाइटली नेगेटिव है। तो डॉलर के हक में इस वीक ये न्यूज भी नहीं है। और आगे हमने सीपीआई पढ़ी, ये डॉलर के हक में न्यूज है। इसके अलावा डॉलर की कोई और तगड़ी न्यूज नहीं है उसके हक में, डॉलर्स के अगेंस्ट है। तो अगर डॉलर के अगेंस्ट ये एज इट इज आती हैं तो उसका कंक्लूजन क्या निकलता है आपको पता है? कि अगर डॉलर वीक होता है गोल्ड बाय जा सकता है, ठीक है। लेकिन मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे 5:30 तक ऐसा लग रहा है कि गोल्ड सेल होगा। उसके बाद थर्सडे और फ्राइडे को गोल्ड बाय में मूव कर सकता है। खैर, एक डायरेक्शन हम टेक्निकल एनालिसिस के भी लेंगे, और टेक्निकल एनालिसिस क्या कह रहे हैं उसके ऊपर मैं गोल्ड पे सबसे पहले स्टार्ट करूंगा। गोल्ड पे लास्ट वीक जो एनालिसिस किए थे वो वैलिड है, डेफिनेटली वो वैलिड है। D1 वाले, D1 को हमने ये टीएल ड्रॉ की थी और एक्सपेक्टेशंस ये थी कि मार्केट इस टीएल को
रिस्पेक्ट देगी क्योंकि ये D1 की टीएल है। और रिस्पेक्ट में मैं क्या कह रहा था, रिस्पेक्ट के अंदर मैंने ये बात की थी कि बच्चों लो, लोअर हाई, लोअर लो और इसकी क्लोजिंग और एविडेंस के ऊपर ट्रेड लेंगे। बल्कि मैंने एक और चीज ऐड की थी कि इंट्राडे जो चैनल है H1 M30 का जो चैनल है, बजाय आप D1 के ऊपर ट्रेड लो, D1 की ट्रेड आप इंट्राडे पे कैसे ले सकते हो वो मैंने आपको बताया था कि आप ये जो चैनल है ना छोटा सा H1 के अंदर, इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड लोगे तो कंफर्मेशन आपको हो जाएगी कि हाँ D1 से मार्केट नीचे आई। आप 1940 से ट्रेड ना लो, 1939 पे था पिछली वीक, आप इसको मजीद नीचे जाने दो और H1 का जो चैनल है उसको भी ब्रेकआउट होने दो तो मजीद आपको कंफर्मेशन हो जाएगी, बजाय आप D1 पे रिस्क लो और मार्केट ऊपर निकल जाए। और सेल की डायरेक्शन थी और मार्केट सेल गई 100% एक्यूरेसी के साथ। अब ये D1 की टीएल फिर भी वैलिड है और मिनिमम भी हम अगर नीचे वाली भी टीएल लेके आए तो वो अगर बिल्कुल स्ट्रेट भी गोल्ड गिरता है तो मार्केट जो है 1852-50 नजर आ रही है, बट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग 1852 और 1850। ठीक है, क्योंकि लास्ट मार्केट ने ये लो बनाया और लोअर हाई बनाया, फिर लोअर लो बनाया, तो लोअर लो के अंदर और जो लास्ट लोअर लो था उसके अंदर खास डिफरेंस नहीं है, अप्रोक्सीमेटली सेम प्राइस के ऊपर है। तो अब ये कहना कि मार्केट इतना ज्यादा डाउन चली जाएगी ये तो ताहाल हम एक गेस कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट आई एम एक्सपेक्टिंग कि गोल्ड जो है वो 1890 समथिंग तो करे। ठीक है, नीचे तो मजीद गिरे क्योंकि लास्ट टाइम अगर मार्केट कैंडल्स भी गिने तो कैंडल्स को देख के लग रहा है मार्केट ने लोअर लो बनाया है, लेकिन मार्केट का लो और लोअर लो का देखें तो इतना खास कोई लो नजर नहीं आ रहा। लाइक मार्केट ऐसा लग रहा है कि स्लाइटली ये जो लोअर लो है ना इससे स्लाइटली नीचे चली जाएगी, स्लाइटली, जैसे मैंने कहा था 1880 और समथिंग का पॉइंट। खैर ये वैलिड है, D1 वाली टीएल स्टिल वैलिड है। H1 के ऊपर कोई सेटअप देखते हैं, फंडामेंटल्स को मैंने आपको बता दिए। H1 का ये सेटअप था, ये वाला, ये जो चैनल बनाया हुआ था हमने, इसको हमने कहा था कि ब्रेकआउट के ऊपर आपने ट्रेड लेनी है और आपने एसएल जो है वो लाइट लेना है, टाइट नहीं लेना। ये देखिए ये खूबसूरत किस्म का ब्रेकआउट हुआ तकरीबन 1938 पे, और उसके बाद मार्केट जो है वो चली गई नीचे डाउनवर्ड 1919 के ऊपर, तकरीबन 200 पिप्स की मूवमेंट जो है वो हो चुकी है। अच्छा, अब बात की जाए मजीद आगे क्या होगा। अच्छा, इसके बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट को मजीद छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर भी देख लेंगे एक बार, जो कि हमारे लिए बड़ी बेनिफिट वाली चीज होगी। ये टीएल लग रही थी बट आई एम नॉट कंसीडरिंग दिस। ये देखें ये एक टीएल लग रही थी, ये देखें ये एक टीएल लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि मार्केट ने इसको ब्रेक जो है वो किया है और नीचे बना रही है मार्केट पीनट। तो ये सेटअप तो वैलिड है, ठीक है, पीनट भी है और ट्रेंड कंटिन्यूशन पैटर्न भी है पीनट। लेकिन आप लोग अगर मुझे फॉलो करते हो तो आप लोगों को पता होगा कि मैं जो एनालिसिस होते हैं फ्राइडे वाला ब्रेकआउट या फ्राइडे वाले को कंप्लीट होने वाला पैटर्न, अगर तो पैटर्न बनने जा रहा है तो फिर ओके, लेकिन कंप्लीट हो चुका है पैटर्न और दूसरी चीज ब्रेकआउट फ्राइडे को की, ये दो चीजें मैं वैलिड मानता ही नहीं हूं, मैं इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता। जो मुझे देख रहे हैं सुन रहे हैं उनको इस चीज का खासा इल्म है। तो मैं इस ट्रेंड लाइन के ऊपर भी, हालांकि ये वैलिड है, ट्रेंड लाइन के एंगल बंद है तो उसके ट्रेंड लाइन कहा जा सकता है, लेकिन मैं थोड़ा सा सेफ खेलना चाहूंगा। और सेफ कैसे खेलूंगा, मैंने देखा था कि मार्केट जो है वो यहाँ से गिरी यहाँ तक और उसके बाद एक बुलिश मूव के अंदर चली गई, ऐसा लगा फ्लैग बनेगा बट नहीं लगा। उसके बाद मार्केट ना बाय यहाँ तक गई है, एग्जैक्ट इस पॉइंट से मार्केट ने, इस ये वाले पॉइंट से मार्केट ने सेल का एक मूव लिया है। तो मैं जरा M30 के ऊपर जाना चाहूंगा फर्दर। वो टीएल भी ठीक है, वैलिड है, लेकिन पीनट भी बना हुआ है, वो भी वैलिड है, शेप में वैलिड है। बट जो फ्राइडे है उसके दिन में आपको पता है कि ये चीजें वैलिड नहीं मानता, नहीं समझता, नहीं इनको वैल्यू करता। अच्छा, अब करें क्या, तो मैंने क्या देखा, मार्केट यहां से गिरी थी एक स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी के साथ, वापिस इस पॉइंट के ऊपर अगेन गई कंप्रेशन के साथ, एंड अगेन मार्केट ने इस एरिया से इस एरिया से एक रेजिस्टेंस लेके सेल के अंदर गई। तो मैं इस एरिया को मार्क करने का ख्वाहिशमंद हूं। ठीक है, इसके लिए मैं
नेक्स्ट जो फैसला लूंगा मैं इस एरिया के ऊपर लूंगा, इंट्राडे फैसला करेगा। D1 ने कर दिया कि लॉन्ग टर्म किस तरफ है डायरेक्शन, लेकिन एक कैंडल भी बन जाती है तो इंट्राडे में ट्रेडें 8-10 बन जाएंगी। मैं इसको ऐसा साइड वे ट्रेंड कंसीडर करूंगा, बजाय मैं इसके ब्रेकआउट को देखूं, इस तरह के ब्रेकआउट को देखूं। मैं इस वाली नीचे वाली सपोर्ट एंड अपवर्ड वाली रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के ऊपर नेक्स्ट एंट्री लूंगा। D1 की डायरेक्शन क्लियर है। अगर तो नीचे ब्रेकआउट होता है तो मेरा तो डायरेक्शन माइंड में क्लियर है कि D1 कह रहा है सेल कर। अगर अपवर्ड होता है तो मैं एक टाइट एसएल के साथ बाय की एंट्री लूंगा, टाइट एसएल के साथ, जो शॉर्ट एसएल है, छोटा मोटा, क्योंकि मेरी एंट्रीज होती है लॉन्ग टर्म, होल्ड करो। जैसे आपने कहा 200 पिप्स आपने अर्निंग कर ली, 220 पिप्स कर ली, जीबीपी जेपीवाई भी गिरा, तो मैं लॉन्ग टर्म कहता हूँ। तो टाइट एसएल, एक होता है लाइट एसएल, टाइट एसएल, दोनों चीजें मैं यूज करता हूँ। लाइट का मीन होता है कि खुले दिल से बड़ा वाला एसएल लगा, टाइट एसएल होता है कि थोड़ा दिल तंग करके ऐसा लगाना है। तो बाय के केस में आई विल रिकमेंड यू कि मार्केट में अगर बाय होता है जो कि नजर नहीं आ रहा, तो एक लाइट टाइट सा सेल, और अगर सेल करना है तो एक लाइट सा सेल लगाना है मार्केट के अंदर, ठीक है। और सेल होता है ब्रेकआउट के बाद होगा। मैं इस ब्रेकआउट को कंसीडर ना करते हुए, इस ब्रेकआउट को कंसीडर ना करते हुए नीचे वाले ब्रेकआउट का वेट करना चाहूंगा। ये नीचे वाली जो सपोर्ट है इसके ब्रेकआउट के ऊपर अगर मजीद सेलिंग करनी है, अगर तो किसी की एंट्री होल्ड है वो होल्ड रखे, पड़ी रहने दो। लेकिन अगर मजीद यानी कि नेक्स्ट जो स्टेप है वो ये होना चाहिए। अब जरा जीबीपी जेपीवाई की बात करें, बाकी पेज मैंने देखे हैं, जीबीपी यूएसडी बीरिश ट्रेंड के अंदर है। न्यूज को देख के लगता है कि बुलिश जाएगा। हमारी जो टीएल थी जो कि D1 के ऊपर भी थी, वो कुछ इस तरह का सेटअप हमें नजर आ रहा था, H4 के ऊपर भी लोअर हाई, और ऐसा लग रहा था कि मार्केट लोअर लो बनाएगी, जो कि नहीं बना रही है हमारी, क्योंकि D1 के अंदर तो नहीं बना रही, जो कि हमें इंट्राडे से ट्रेड करने के लिए भी रोक रहा है। अब लास्ट टाइम जो हमने एनालिसिस किए थे, लास्ट टाइम जो हमने देखा था वो ये था, ठीक है। और हम एक्सपेक्टेशंस कर रहे थे मार्केट से कि मार्केट शायद मजीद बीरिश जो है वो मूवमेंट दे दे और एक लोअर लो जरूर बनाए। यानी ये देखो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर लो कोई नहीं बना। मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट लोअर लो बनाएगी, तो मार्केट ने क्या किया, अगेन लोअर हाई बना दिया, अगेन लोअर लो कोई नहीं बनाया। तो एग्जैक्ट मार्केट इन पॉइंट्स को ब्रेक नहीं कर पा रही। अगर जीबीपी जेपीवाई को हम इंट्राडे के अंदर ट्रेड करना चाह रहे हैं, हमें कम से कम ये डायरेक्शन कंफर्म चाहिए। तो मुझे ऐसा फील होता है कि मार्केट कुछ इस तरीके से अब ट्रेंड को फॉलो करना चाहती है, लाइक हाई, लोअर लो, लोअर हाई। लेकिन मैं एटलीस्ट D1 के अंदर लोअर लो, लोअर हाई जरूर देखूंगा। अब जो सेटअप नजर आ रहा है वो यही नजर आ रहा है, और न्यूज को देख के भी ऐसे ही लगता है कि मार्केट कुछ और किसी और मूड के अंदर है ये। एंड है तो ये भी बीरिश है। एंड ये तो इसके अंदर वो ये सेटअप कह रहा है कि मार्केट पहले बाय जाएगी, और बाय भी जाती है तो ठीक ठाक पेप्स, और उसके बाद गिरेगी। लेकिन जब तक D1 का लोअर लो कंफर्म नहीं होता, मैं एंट्री लेने के हक के अंदर नहीं। ठीक है, ये देखो, लो, लोअर हाई, इसका लोअर लो बने, कम से कम इस पॉइंट का लोअर लो बने तो एटलीस्ट हमारा ट्रेंड जो है कंफर्म हो जाएगा। जीबीपी यूएसडी की भी न्यूज देखी हमने, जीबीपी की न्यूज सॉरी देखी हमने, तो उसमें भी बाय लग रहा है। तो मैं तो रिस्क नहीं लेना चाहूंगा इंट्राडे के ऊपर। नेक्स्ट वीक शायद मुझे कोई ना कोई एंट्री मिल जाए। हाँ, अगर H4 वाली जो टीएल मैंने पहले लगाई थी पिछले हफ्ते वाली, वो नीचे से ब्रेक करती है तो, या उस तक मार्केट लोअर लो बनाती है, तो एक बीरी स्टैंड कंफर्म हो जाएगा। फिर इंट्राडे कोई ना कोई सेटअप हम ढूंढ के सेलिंग शेलिंग बाइंग शेलिंग शुरू करेंगे जी। और जीबीपी यूएसडी की भी अगर तस्करा किया जाए तो वो लोअर लोअर हाइस के अंदर है। न्यूज कह रही है कि थोड़ा सा पुल बैक करेगा। चार्ट में थोड़ा सा दिखा देता हूँ, लेकिन कोई ऐसी चीज नहीं है कि हम उसको बड़े मजे से ट्रेड करें। मैंने इतना खूब देखा भी नहीं है। मैं फजूल में आपको ये नहीं कह सकता कि मैंने बड़े इसके ऊपर टाइम दिया, लेकिन मैंने जितना भी इसको टाइम दिया है, मुझे नहीं लग रहा कि मजीद ये फैल जाएगा। थोड़ा सा लॉन्ग टर्म नहीं कह रहा मैं, शॉर्ट टर्म ये एक मूव दे सकता है बाय की, ठीक है। किसी भी लेवल से ये बाय की एक जो शॉर्ट टर्म मूव है उसको दे सकता है तो स्ट्रॉन्ग बी स्टैंड के अंदर। अगर आप इंट्राडे या M30 के ऊपर भी जाओ तो वहां पे भी कोई ना कोई चैनल ही आपको मिलेगा, ये मिल गया। तो इंट्राडेज के अंदर आपको शायद ये जो चैनल है ये बहुत ज्यादा हेल्प आउट कर दे, बट इन अ लॉन्ग ऐसा लग रहा है
कि मार्केट थोड़ा सा स्ट्रेस फील करेगी एंड बाउंस बैक करेगी। ये सॉरी H1 के ऊपर इसको देखेंगे तो जरा वाजियात सिचुएशन नजर आएगी। ये देखिए, ये सेटअप है, बेहतरीन है। दैट्स व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। ये हेड एंड शोल्डर है, बट मैं इसको वैलिड नहीं मानूंगा। लोअर लो, लोअर हाई नहीं बनाया, लोअर लो कोई नहीं बनाया, इसको वैलिड नहीं मानूंगा और है भी नहीं वैलिड। बट अगर मार्केट अपवर्ड ब्रेकआउट करती है, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा फ्लैग भी था जो कह रहा था कि मार्केट मजीद नीचे डाउन जाएगी, क्योंकि और मंडे फ्राइडे की वजह से मैं इसको इनवैलिड मानूंगा इस फ्लैग। ये M15 के ऊपर यहाँ पे एक फ्लैग भी था बीच। अच्छा, अब इजी क्लियर मूवमेंट है, अपवर्ड ब्रेकआउट डाउनवर्ड ब्रेकआउट वाली, और इंट्राडे के ऊपर है, तो इसकी तरफ जाना चाहिए। जिस तरफ ब्रेकआउट होता है उसकी तरफ आपको एंट्री का एक जो चांस है वो लेना चाहिए GBP USD के अंदर। दैट्स व्हाट मैंने जो इंट्राडे के अंदर चीज देखी है वो ये है कि मार्केट ऐसा फील होता है कि ये एंड उसके बाद अपवर्ड जाएगी। सो इसको ध्यान से, ब्रेकआउट्स प्रॉपर वैलिड ब्रेकआउट, लिक्विडिटी वाले ब्रेकआउट, और उसके बाद एक टाइट एसएल के साथ बाइंग या सेलिंग कर। ठीक है, दुआओं में याद रखिएगा। कोई और पेयर ऐड करना है डिस्कशन के अंदर, आहिस्ता आहिस्ता आप GBP USD भी ऐड कर लिए, इसके ऊपर बहस भी करेंगे। GBP JPY के ऊपर बहस हम ऑलरेडी करते हैं, गोल्ड के ऊपर सबसे ज्यादा बहस करते हैं, फंडामेंटल्स के ऊपर हम बहुत ज्यादा बहस करते हैं। कोई और चीज भी चाहिए तो वो भी जरूर बताएं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।